हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। 13 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस 5-6 दिन के करंट अफेयर्स हैं वो भी मैं 2 से 3 दिन में कवर कर लूँगा और फिर हम डेली बेसिस पे चलेंगे। फोकस रहेगा जो हाल ही में होने वाली एग्ज़ाम्स हैं उन पर। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च इट्स रीवैम्प्ड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का रीवैम्प्ड प्लेटफॉर्म, रीवैम्प्ड यानी रिवाइज्ड, यानी ये प्लेटफॉर्म पहले तो बन चुका था लेकिन अब ये दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा है नीति आयोग। किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के लिए? तो सही आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का रिवाइज्ड वर्जन या रीवैम्प्ड वर्जन स्टार्ट करने वाला है नीति आयोग। ये जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म था वो 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट जो हुई थी, 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुई थी, 8th GES बोल लो समिट हुई थी हैदराबाद में। उसमें ये पोर्टल या फिर ये प्लेटफॉर्म शुरुआत में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद में अब इसका रीवैम्प्ड वर्जन जो यूनिफाइड पोर्टल है वो लॉन्च कर रहा है नीति आयोग फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर। इस जो WEP है इसका जो एम क्या है, इसका एम है कि ये प्रोवाइड करेगा विमेन को, ये पोर्टल या फिर ये प्लेटफॉर्म विमेन को प्रोवाइड करता है जो भी सपोर्ट चाहिए उसे, यानी कि फंडिंग से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, मेंटरशिप कोई चाहिए वो देता है। उसके अलावा फ्री क्रेडिट रेटिंग्स भी ये प्रोवाइड करता है। तो फ्री क्रेडिट रेटिंग्स, दूसरा फंडिंग सपोर्ट और एक चीज़ और प्रोवाइड करता है मेंटरशिप, ठीक है। ये मुख्य 3 चीज़ें हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म। तो मेन क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ये स्टार्ट किया? फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का रिवाइज्ड वर्जन। पहले भी नीति आयोग 2017 में इसको शुरू कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन प्लैनेट समिट OPS 2021 वर्चुअली हुआ था, हेल्ड वर्चुअली टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है उसको बचाने के लिए OPS 2021 वर्चुअली हुआ था। ये किस कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो सही आंसर है फ्रांस द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। फ्रांस ने कोलैबोरेट किया है UN के साथ, साथ में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये वन प्लैनेट समिट 2021 ऑर्गेनाइज की है। ये 4th एडिशन था इस समिट का, 4th एडिशन था, ठीक है। इस समिट का उद्देश्य क्या है? इस समिट का जो उद्देश्य वो ये है, इसमें कुछ नेगोशिएशंस या कुछ सुझाव दिए जाएंगे, कोई टारगेट्स सेट किए जाएंगे ताकि जो हमारे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट है वो सेट हों, और ताकि हम अपने नेचर को नेक्स्ट डेकेड में किस तरह प्रोटेक्ट करें उसके लिए कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ को। और इन नेगोशिएशंस का यूज़ किया जाएगा 2021 में जो होने वाली है UN कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। और UN कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी चाइना में होने वाली है। तो क्या है इसका उद्देश्य? OPS 2021 का एम जो है, एम है टू प्रिपेयर negotiations for setting global biodiversity targets, for setting global biodiversity targets। और टारगेट्स क्यों बन रहे हैं? ताकि नेक्स्ट डेकेड यानी 2021 से 30 तक के डेकेड में हम किस तरह हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे नेचर को प्रोटेक्ट कर सके उसके लिए। अच्छा, इन नेगोशिएशंस का यूज़ किस में होगा? जो 2021 में होने वाली है UN कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसमें इसका यूज़ होगा, इन नेगोशिएशंस का यूज़ होगा। और अलग अलग टारगेट्स कंट्रीज़ को दिए जाएंगे। पूरा विश्व एक टारगेट लेगा कि हम किस तरह अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। ये कहाँ आयोजित होगा? चाइना में होने वाला है 2021 का UN कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो अभी वर्तमान में वन प्लैनेट समिट हुई है जिसमें नेगोशिएशंस प्रिपेयर किए जाएंगे
ताकि जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी 2021 में हो उसमें कुछ टारगेट्स लिए जा सके। ठीक है, पहली चीज़ ये 3 एजेंसीज या एक कंट्री और 2 एजेंसी ने मिलकर की है। फ्रांस, यूएन और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है OPS 2021। एक चीज़ और, इसकी थीम भी देख लो, वैसे तो नहीं पूछी जाएगी पर फिर भी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर इसकी थीम है। ठीक है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रिसेंटली RBI हैज़ कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक। RBI ने हाल ही में बैंकिंग लाइसेंस एक बैंक का कैंसिल किया है। उस बैंकिंग लाइसेंस और इमीडिएट इफेक्ट से वो लाइसेंस कैंसिल हुआ है। उस लाइसेंस के कैंसिल होने के बाद वो बैंक न तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, न ही रीपेमेंट कर सकता है कोई डिपॉजिट्स का। ठीक है, तो आंसर है वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक। पहला, वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक, इसके लाइसेंस को कैंसिल किया है RBI ने इमीडिएट इफेक्ट से। ये कहाँ है बैंक? ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र। ओस्मानाबाद, महाराष्ट्र में ये बैंक स्थित है। और इसके इमीडिएट इफेक्ट के साथ अंडर सेक्शन 22 विद इन ब्रैकेट 1 रीड विद सेक्शन 56, मतलब सेक्शन 56 के साथ हम पढ़ सकते हैं। सेक्शन 22 के अंडर इस लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। ये पावर है किसके पास? RBI के पास। और ये सेक्शन 22(1) कौन से एक्ट का है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए बिल्कुल भी, पर मैंने बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ही सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मेन है वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस हाल ही में RBI ने कैंसिल किया है, क्योंकि वो जो भी सेक्शन 11(1) था इसी एक्ट का, उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको कंप्लाई नहीं कर रहा था। तो अब वर्तमान में ये बैंक न तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, न ही रीपेमेंट कर सकता है डिपॉजिट्स का। ठीक है, RBI की बात आती है तो RBI की बात हम कर लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मैं बार बार ये हर वीडियो में अपने बताता हूँ। इसमें 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, ये आप जानते हो। और जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स की नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन है। विभू प्रसाद कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो। उसके अलावा माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन और M राजेश्वर राव। तो ये 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में RBI ने एक बैंक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में है उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल किया है। और इसके अलावा RBI की मैंने बात कर ली। RBI की स्थापना कब हुई, वहाँ गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स की संख्या क्या है, कौन कौन डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 FSR 2021 हाल ही में RBI द्वारा रिलीज़ की गई, यानी कि ये रिपोर्ट RBI रिलीज़ करता है। पहली चीज़, द रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय में ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है, यानी कि सालाना होती है, क्वार्टरली होती है, सेमी एनुअली होती है, बाई एनुअली होती है। तो एनुअली, बाई एनुअली यानी 2 वर्ष में एक बार, क्वार्टरली या बाई एनुअली यानी 6 माह में एक बार। तो सही आंसर है 6 मंथ्स में एक बार या ट्वाइस ए ईयर कह सकते हो। ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है। और इस रिपोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि जो ग्रॉस NPA या GNPA कह सकते हो, ग्रॉस NPA जो है वो सितंबर 2021 में 13.5% से तक इंक्रीज़ हो सकता है। 13.5% राइज बाई 13.5% बाई सितंबर 2021। और यही सितंबर 2021 ये 13.5% तक राइज़ कर सकता है ग्रॉस NPA, जो कि सितंबर 2020 में कितना था। सितंबर 2020 की बात करूं
तो ये 7.5% के करीब था ग्रॉस एनपीए। तो ये कह रहा है कि एनपीए राइज होगा, मेन बात ये है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 आरबीआई रिलीज़ करता है, साल में 2 बार ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5th क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2020 NECA 2020 दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा किस एसोसिएशन के साथ या किस एजेंसी के साथ मिलकर, ठीक है। इन एसोसिएशन विद विच एजेंसी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी BEE है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये अवार्ड दिए हैं। इसी अवार्ड सेरेमनी के दौरान या इन्हीं अवार्ड्स के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम है साथी पोर्टल, ठीक है। साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। इसी अवार्ड में केरला को फर्स्ट प्राइज़ मिला स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी कैटेगरी में, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम जो रहा है वो बेस्ट रहा है। फर्स्ट इन SDA या स्टेट डेजिग्नेटेड कैटेगरी, ठीक है, फॉर इट्स इफ़ेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम। एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोग्राम इसका बेस्ट है, इसलिए केरला को फर्स्ट अवार्ड मिला। साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कोलैबोरेशन में ये अवार्ड्स दिए थे। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है। इंडिपेंडेंट चार्ज वो हैं श्री RK सिंह। तो मिनिस्टर ऑफ पावर श्री RK सिंह, ठीक है। ये अवार्ड हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली श्री शशि कुमार M छेत्री पास्ड अवे। श्री शशि कुमार M छेत्री का हाल ही में निधन हुआ है। ये पद्म भूषण से सम्मानित रहे हैं। तो सवाल पूछता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्ट्रोफिज़िक्स से रिलेटेड थे। ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, साथ में मैथमेटिशियन भी रहे हैं, मैथमेटिशियन थे, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो ट्रेडर्स के लिए अप्रूव की गई है वो किस स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव की है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब स्टेट कैबिनेट द्वारा हाल ही में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो ट्रेडर्स है उसके लिए शुरू की गई है या अप्रूव की है। और ये इसका जो एम है वो ये है कि जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है उसकी रिकवरी ट्रेडर्स से की जा सके, ताकि जो भी उनके पेंडिंग एरियर्स है उनको क्लियर किया जा सके। फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ की रिकवरी किससे? फ्रॉम ट्रेडर्स फॉर क्लियरिंग देयर पेंडिंग एरियर्स। जो पेंडिंग एरियर्स है वो क्लियर हो जाएं, उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं उसको क्लियर किया जा सके, उनको सेटल किया जा सके, इसलिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम काफ़ी बेनिफिशियल है जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, जो कोरोना की वजह से काफ़ी अफेक्टेड रहे थे, इसलिए तो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं। स्टेट कैबिनेट ने हाल ही में अभी इसे अप्रूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, इंडियाज़ रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हाल ही में रिलीज़ हुआ है। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 85। भारत की 85वीं रैंक आई है आउट ऑफ 110 कंट्रीज़। 110 कंट्रीज़ में से भारत की 85th रैंक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कितना पावरफुल एक देश का पासपोर्ट है। अब पावरफुल का क्या मतलब है? पावरफुल का ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि उस कंट्री के सिटीजन्स वीज़ा फ्री कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, उतना ही वो पावरफुल वो पासपोर्ट है और उतनी ही बढ़िया उस देश की रैंक है। तो भारत की 85th रैंक है और भारत को जो
स्कोर मिला है, या वीज़ा फ्री स्कोर जिसको कहते हैं, वीज़ा फ्री स्कोर, ये भारत का 58 रहा है। तो रैंक 85 और उसका अपोजिट जो स्कोर है वो 58 है, 85 58, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, फर्स्ट कौन रहा है, तो फर्स्ट तो जापान रहा है, लगातार तीसरे वर्ष जापान फर्स्ट रहा है। और जापान के लोग, जापान के सिटीजन्स 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, 191 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो लॉन्च रिलीज़ किया गया है, ये IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके डेटा पर बेस्ड है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर बेस्ड है, ठीक है, IATA के डेटा पर बेस्ड है। IATA जो है उसका जो हेडक्वार्टर है, IATA का जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अच्छी बात है। उसके अलावा जो हैनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो हैनले एंड पार्टनर्स जो कि UK बेस्ड एक कंपनी है उसके द्वारा ये निकाली जाती है। तो हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये रिलीज़ की जाती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बुक टाइटल्ड द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। हाल ही में एक बुक रिलीज़ की गई है जिसके ऑथर का नाम हमें बताना है। बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है, रिलीज़ की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, SY कुरैशी द्वारा। तो SY कुरैशी द्वारा ये बुक लिखी गई है। SY कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, XCEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के। ये बुक जो पब्लिश की गई है, तो पब्लिशर जो है वो है हार्पर कॉलिन्स इंडिया, हार्पर कॉलिन्स इंडिया इस बुक के पब्लिशर है। दूसरी बात, इस बुक में क्या चीज़ है, मतलब क्या किस बारे में है ये बुक, तो शब्दों से समझ आ जाएगा आपको, एक बार मैं जब बता देता हूँ। इसमें 2 मिथ्स हैं। पहली बात तो मिथ है, कितने मिथ्स हैं? 2 मिथ्स हैं, यानी कि 2 जो भ्रम हैं जो लोगों में फैले हुए हैं, 2 मिथ फैले हुए हैं, उनको डेमोलिश करना या उनको ख़त्म करने के लिए ये बुक सेंट्रलाइज उस पॉइंट, उन 2 मिथ्स को ख़त्म करने के लिए बनी है, लिखी गई है। पहला है कि एक तो ये मिथ है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है, इस्लाम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है, ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको प्रूव करता है। दूसरी जो मिथ है वो ये है कि जो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी मुस्लिम्स में जो ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं जिससे मुस्लिम्स की संख्या जो बढ़ रही है, उसका एम जो है वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना है। ये लोगों में एक धारणा बनी हुई है, इस धारणा को भी समाप्त करना इस बुक का उद्देश्य रहा है, जो कि हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री SY कुरैशी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, RBI has set up a working group to regulate digital lending frauds. डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स जो बहुत बड़े पैमाने पर आजकल हो रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए और उनको किस तरह रेगुलेट किया जाए, उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की गई है। तो इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन कौन हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जयंत कुमार दास। श्री जयंत कुमार दास इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI को। इनको इस 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप है, ये इसका चेयरमैन बनाया गया है। 6 मैन वर्किंग ग्रुप है, 6 मेंबर वर्किंग ग्रुप है, उसका इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। और ये वर्किंग ग्रुप जो है 6 मेंबर, ये वर्किंग ग्रुप जो है स्टडी करेगा कि जो ये रेगुलेटर और अनरेगुलेटेड प्लेयर्स हैं डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ में, उनके बारे में स्टडी करेगा। साथ में जो ये इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं डिजिटल लैंडिंग स्पेस में फ्रॉड के, उसको किस तरह रोका जा सके, उसके लिए अपने सुझाव देगा। ठीक है, ये जो 6 मेंबर्स हैं, इसमें जो चेयरमैन हैं श्री जयंत कुमार दास, उसके अलावा मेंबर्स हैं श्री अजय कुमार चौधरी, श्री P वासुदेवन, श्री विक्रम मेहता और श्री मनोरंजन मिश्रा, श्री मनोरंजन मिश्रा और श्री राहुल ससी, SASI। और 5 लोग ये हैं और चेयरमैन ये हैं। तो 6 मेंबर टीम है ये पूरी।
और जयंत कुमार दास इसको लीड करेंगे। डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्स के रिगार्डिंग ये आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष या चेयरमैन हैं जयंत कुमार दास। तो जो आरबीआई से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट आ सकता है, क्योंकि आरबीआई ने जो कमेटी गठित की है, आरबीआई ने कोई रिपोर्ट निकाली है, कोई इंडेक्स निकाला है, इस तरह की कोई भी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है आरबीआई के एग्ज़ाम्स के लिए, जो हाल ही में आगे नियर फ्यूचर में ही होने वाला है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला वीडियो थोड़ी ही देर में आने वाला है 14 जनवरी के करंट अफेयर्स का, तो स्टे ट्यून्ड।